हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान का जो आपका किताब है पाठ 6 और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पाठ 1, ये जैव प्रक्रम जिसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, का हम लोग पूरे विस्तार में डिस्कशन करेंगे। ये जो पाठ है वो 2 हिस्सों में आएगा। पार्ट 1 आज है, फिर पार्ट 1 एक दिन के बाद आपको मिल जाएगा। ओके। और इस क्लास में हिंदी में कंटेंट है, लेकिन हिंदी और साथ साथ इंग्लिश दोनों में हम समझाते हुए चलेंगे, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों लड़कों को समझने में आसानी हो। तो और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। ओके। और ध्यान से बस आपको सुनना है, जहां हम अंडरलाइन करवाएंगे वहां अंडरलाइन कीजिएगा। और एनसीईआरटी हम जैसा बोले थे कि आपको करवाने के लिए, तो करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव कर हमारे चैनल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव लगभग एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा, तो हर चैप्टर से, साइंस हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सबका हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर चैप्टर से गेस कर देंगे, ताकि आपका सब्जेक्टिव वाला सेगमेंट भी पूरा होते चले जाए। ओके। जैव प्रक्रम जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी जीव या जंतु के पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, उन तमाम चीज़ें जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं या करते हैं। ओके। तो आइए पहले हम लोग आराम से चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, और ब्लू लाइन से जो हम अंडरलाइन करेंगे वो पढ़ना है, ठीक है। और जो लाल कलर से अंडरलाइन करेंगे उसका मतलब कि उसको आपको अपने किताब में अंडरलाइन कर लेना है। आइए हम जैव तथा अजैव, ठीक है, सबसे पहले इसके शब्द को समझते हैं। जैव यानी सजीव और अजैव यानी निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। मतलब कहने का मतलब यही है कि सजीव किसे कहेंगे, तो जो जिसके अंदर शारीरिक क्रिया हो रही है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, जिसमें विकास हो रहा है, जो सांस ले रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सजीव। और निर्जीव किसे बोलेंगे, तो जो मरा हुआ है, जो सांस नहीं ले रहा है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रहा है, जिसमें विकास नहीं हो रहा है, तो वैसे को क्या बोलेंगे, निर्जीव। ठीक है। इंसान सो रहे हैं तब भी वो हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है, लेकिन यह हम कैसे जानेंगे कि उन्हें सांस लेते देखते हैं या जान लेते हैं कि वे सजीव है। पौधे के बारे में हम ऐसा कैसे जानेंगे कि वे सजीव है। जैसे मनुष्य के बारे में तो हम जान गए कि भाई सांस ले रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, उसमें विकास हो रहा है, तो जान जाएंगे कि सजीव है। लेकिन पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे, तो हमें कुछ कहेंगे कि फिर हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं। अब हम बोलेंगे कि सर मान लीजिए पौधा हरा होता है तो सजीव है, लेकिन बहुत ऐसे पौधे हैं जो हरे नहीं होते हैं, दूसरे रंग के होते हैं, तो क्या वे सजीव नहीं होंगे। वे समय समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि सजीव हैं। दूसरे शब्दों में सजीव के समान प्रमाण के तौर पर कुछ गति का पर विचार करते हैं। वे वृद्धि संबंधी या अन्य गति हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। ठीक, मतलब बहुत ऐसे पौधे हैं जिसमें विकास नहीं होता है, लेकिन उसे भी हम सजीव कहेंगे। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं किंतु गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे जंतु का बात हो रहा है कि बहुत ऐसे कुछ ऐसे जंतु हैं जो सांस लेते हैं, लेकिन उसमें जो विकास है वो इतना धीरे होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जिंदा है या नहीं। तो उसे किस आधार पे हम देखते हैं, तो वो सांस लेते हैं, तो वे सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब केवल वो सांस ले रहा है या उसका विकास हो रहा है, केवल एक पैमाने पे किसी भी चीज़ को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह सजीव है या निर्जीव है। ओके, सजीव या निर्जीव के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए दूसरे पैराग्राफ के बारे में चलते हैं। अति सूक्ष्म स्केल पर होने की गति आंखों से देखी नहीं जाती। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम प्रश्न किसी व्यावसायिक जीव वैज्ञानिक से करें तो इसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है।
ठीक है, इसी कारण इसका विवाद ये बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या नहीं। जैसे विषाणु यानी वायरस सजीव होते हैं कि निर्जीव? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो एक जब वातावरण में रहते हैं तो वो निर्जीव रहते हैं, लेकिन जब किसी चीज को वो धारण करते हैं, जैसे कोरोना वायरस को ले लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अभी हम लोग का वायरस के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी अगर किसी ने दिया तो वो कोरोना वायरस ने दिया। तो कोरोना वायरस जब तक वायुमंडल में था तब तक वो निर्जीव था, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के बॉडी को वाहक बना लिया, सॉरी धारण कर लिया, तो वो सजीव हो जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जीवन के लिए आणविक गति क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षा में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की रचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिका होती है, कोशिका में छोटे घटक होते हैं। सजीव की संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है, यानी टूटने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर की मरम्मत एवं अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचना अणुओं से बने होते हैं, अणु यानी मॉलिक्यूल से। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। मतलब अभी तक जो भी चीज हुआ वो सजीव और निर्जीव के बारे में था, कि केवल एक आधार पर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ सजीव है या निर्जीव। जैसे वायरस सजीव है कि निर्जीव है, हम अभी बताएं कि जब तक वो वायुमंडल में है या किसी चीज़ को धारण नहीं किया है तब तक वो निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग थिंग है। जैसे ही वो किसी चीज़ को धारण कर लेता है, यानी मनुष्य के शरीर पे जैसे कोरोना वायरस आ जाता था तो वो सजीव हो जाता था। ठीक, यानी लिविंग थिंग्स हो जाता था। तो आइए सेकंड चैप्टर के सेकंड पेज पे चलते हैं। जैव प्रक्रम क्या है, यानी व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। आइए यहाँ पे आपको अंडरलाइन भी करना है, हम बताएंगे कहाँ से कहाँ तक। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहेगा जब कि कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। हम सो रहे हैं अथवा कक्षा में बैठे हैं, उस समय भी अनुरक्षण का काम चलते रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, वे सभी से। जितने भी सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करना। ठीक, अब अनुरक्षण में हर चीज शामिल हो जाएगा, खाना पीना, सोना, विकास, गतिशील, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, मतलब हर चीज, मूवमेंट से लेके डायरेक्शन चेंज तक, डेवलपमेंट से लेके रेस्ट तक। ओके, आइए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। क्योंकि क्षति और टूटने फूटने के लिए रोचक प्रकारों की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के कारण से बाहर नहीं आ पाती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के लिए प्रक्रम को पोषण कहते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि पोषण यानी व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, तो ऊर्जा के स्रोत से, यहां से आपको अंडरलाइन करना है। ठीक, ये वाला पूरा लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए किताब में। अब हम आप इसको समझा दे रहे हैं, आप अपने से ही बना के लिख सकते हैं। मतलब किसी भी जीव या जंतु के विकास के लिए जो भी चीज आवश्यक होता है जिसके माध्यम से उसे ऊर्जा प्रदान होता है, ठीक है, ऊर्जा मिलता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना से क्या होता है, खाना से हमें ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा मिलने के बाद ही हमारे शरीर के सारी क्रिया संचालित होती है। जितना भी वर्क है वो किसके माध्यम से होता है, तो एनर्जी के माध्यम से होता है। तो एनर्जी नहीं रहेगा तो आप अपने किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आइए। अधिकांश खाद्य पदार्थ में भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। मतलब जैसे जैसे जानवर हैं वैसे वैसे उनके पोषण का स्तर है और उनका जैव प्रक्रम यानी जीवन, डेली लाइफ या लाइफ का प्रोसेस वैसा ही है। ओके, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। पर्यावरण में किसी जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोत का विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाना चाहिए। मतलब कहने का कि भले ही वो कोई भी चीज़ खाए, जैसे हम लोग कुछ भी खाएं, तो हम लोगों का जो खाना है वो लास्ट में जब टूटता है
तो वो किस चीज़ में आता है? तो एटीपी के रूप में आता है। ग्लूकोज बताई हैं आपको, ऑब्जेक्टिव भी करवाए हैं। तो एटीपी के फुल फॉर्म में आता है, तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी अगर आप एटीपी समझने में असमर्थ है तो ग्लूकोज को समझ जाइए। ग्लूकोज के माध्यम से ऊर्जा प्रदान होता है, मतलब अंततः एक रूप में परिवर्तन हो जाना उसका। ओके, 1 मिनट यहाँ पे इसको मिटा दें। आराम से चीज़ों को समझते चलिएगा, और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना है, ध्यान रहे। एक एक चीज़ को आराम से पढ़ेंगे हम लोग। भले 3 पार्ट है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अच्छे से विस्तार के साथ। विभिन्न आणविक गतियों के लिए, विभिन्न शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। ठीक, जैसे खाना खाएं तो खाना को पचाने के लिए एक अलग सिस्टम है, सांस ले तो सांस को पूरा सिस्टम कंप्लीट करने के लिए एक अलग प्रक्रिया है। कोई चीज़ अपशिष्ट पदार्थ है, यानी स्केटरी वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए यानी उत्सर्जित करने के लिए एक अलग सिस्टम है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक अलग सिस्टम बना हुआ है। उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया, अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है आपको। जीव के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करना तथा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा भोजन टूटता है, टूटने के बाद ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है और वो हमारे शरीर के अनेक हिस्सों में पहुंचता है, और उसके बाद हमारा शरीर काम करने के लिए कैपेबल हो जाता है। ओके, आइए नीचे वाले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव की पूरी तरह पर्यावरण से संपर्क रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वाज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। किसे? एक कोशिकीय को। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तो तथा शारीरिक अविकल्प अधिक जटिल हो जाता है, तब बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिका अपने आसपास के पर्यावरण से संपर्क में नहीं रह सकती हैं, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकीय की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। कहने का कुल मतलब इसका यही है कि एक कोशिकीय साधारण पर्यावरण से संबंधित रहते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा समस्या नहीं होता है, लेकिन बहुकोशिकीय को पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है। ओके, इसको केवल आप लोग पढ़ लेंगे, असली चीज यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे देखना है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिका के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। मतलब शरीर में जितना भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं, सबसे ऑक्सीजन और ताकत और ऊर्जा ही नहीं मिल रहा है, कुछ उसमें बेकार तत्व भी रहते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादकों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड स्कैटरी एंड दिस प्रोसेस आर हेल्ड बाय दिस सिस्टम इज कॉल्ड स्कैटरी सिस्टम। ओके, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है। आइए अगला लाइन पे देखते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीव में शरीर परिकल्पना के मूल नियमों का पालन करता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट उत्तक विकसित हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों की कोशिका के उस उत्सर्जन तक उत्तक तक पहुंच होगी। ओके, ये केवल आपको देख लेना है एक बार। ये प्रश्न है एनसीईआरटी का, इसे आप लोग इंटरनेट से जहाँ मन तहाँ से ढूंढ के या ट्यूशन में या कोचिंग में जहाँ भी पढ़ते हैं, आप इसे आराम से वहाँ से करवा लेंगे। अब आइए पोषण। असली हमारा जो हेडिंग है वो यही है। पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन का असली जो काम है वो है हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता।
जैसे पोषण का मतलब क्या, हम खाना खाएं तो पचने के बाद क्या हुआ, तो हमें ऊर्जा मिला। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में बाहर से भी पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। अभी हम बताएं कि भूख लगता है, क्यों? क्योंकि ऊर्जा की कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, तो भोजन करते हैं, भोजन पचता है और ऊर्जा हमें क्या होता है, मिलता है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो सभी सजीव ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ सजीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं। ठीक, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद दूसरा, सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। ठीक है, स्वपोषी किसे कहेंगे, तो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषी, यानी ऑटोट्रोप। ऑल ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। ठीक, याद रखना। अन्य जीव जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिसे एंजाइम कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, एंजाइम किसे कहते हैं, तो जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में खंडित कर अनिवार्य है तथा ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त होते हैं, और इसे जैव उत्प्रेरक का उपयोग भी किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, एंजाइम। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर, सॉरी ये वाला अंडरलाइन नहीं करना है आपको, ये गलती से मैंने कलर चेंज नहीं किया। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीव में सम्मिलित हैं। ठीक है, कौन कौन, जंतु और कवक, यानी जंतु को जानते ही हैं एनिमल, और कवक यानी फंजाई। आइए अगले पेज पे चलते हैं। स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे बोलेंगे, तो आपको मैंने अभी बताया कि वे सभी हरे पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पढ़ भी लेते हैं, कोई बात नहीं है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देती है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। जो प्रकाश, कौन सा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे के, अभी हम तुरंत समझाएंगे प्रोसेस, अभी लाइन बाय लाइन पहले पढ़ लें। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। ओके, अगले अनुभव में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। अब कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि पौधा सूर्य की एनर्जी को प्राप्त करके अपना भोजन बनाता है, और भोजन बनाने के बाद जो ऊर्जा मिलता है उससे वो अपना विकास करता है या खाना बनाता है। पता ही है, पत्ती के माध्यम से पौधा अपना खाना बनाता है। ठीक, और खाना बनाने में सूर्य की रोशनी, पता ही है कि आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ की आवश्यकता होती है। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं अतः उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधा द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह से स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। मतलब कहने का इसका यही बात है कि जैसे पौधा अपना भोजन बनाता है और उसे एक मंड के रूप में संचित रखता है अपने ऊर्जा के रूप में, तो उसी प्रकार हमारा शरीर भी जब ग्लूकोज बनाता है तो एक ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन। ठीक, कि अगर हमारे शरीर के अंदर कभी ऊर्जा की कमी हो गई और हमें चाहिए, तो यही हमारे शरीर को बैलेंस करता है। मतलब काम चलाने के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो ग्लाइकोजन। आइए ये देखिए, ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का ये पूरा का पूरा समीकरण दिया हुआ है। ओके, यानी इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में मैंने करवाया था
ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, यानी O2। आइए, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो वास्तव में किन किन घटनाओं पर आधारित होती है? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा। प्रकाश को अवशोषित करने के बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। अपघटन का मतलब तोड़ना। जैसे प्रकाश ऊर्जा को वो ले लिया तो अब रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, तो रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए बदलेगा तथा जल है और जल का अणु यानी H2O का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन यानी H2 प्लस O2 H2O बनता है, पता ही है आपको, तो दोनों को तोड़ देगा। ठीक, तीसरा पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किस चीज में बदल दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, ध्यान से समझते रहना है। आज हम लोग लगभग पार्ट 1 करेंगे, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 हिस्से में पेपर हम इस चैप्टर को कर दे रहे हैं। एक दिन बीच करके हम वीडियो दे देंगे, निश्चिंत रहिए। आराम से चीज़ों को समझते हुए चलना है, जल्दीबाजी में कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मरुद्भिद मतलब मरुस्थल में जो पौधे हैं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये वाला लाइन केवल पढ़ लेना है। जो इम्पोर्टेंट है ये है कि कुछ कोशिका में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। यहाँ से आपको अंडरलाइन भी कर लेना है। ओके, आराम से चीज़ों को समझते रहिए। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो पत्तियों में हरे रंग का जो बिंदु पाया जाता है जहाँ क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और क्लोरोफिल उपस्थित जहाँ होता है उस कोशिकांग को, इस बिंदु वाले कोशिकांग को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अरे यार, क से क्लोरोफिल, क से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो क्लोरो दोनों में सेम है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये एक्टिविटी है, क्रियाकलाप आपको पढ़ लेना है, बिना मतलब का टाइम पास करने से कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है स्टोमाटा यानी रंध्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि देखिए, हमने रंध्र की चर्चा की थी। जो पत्तों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। मतलब पत्ता पे, जैसे मान लीजिए ये पत्ता है तो इस पे छोटा छोटा जो छेद है वो रंध्र है यानी स्टोमाटा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तना, जड़ और पत्ती की सतह से भी होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो अभी भी आपको ऑप्शन में रंध्र ही करना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं से होता है। इसके अलावे तना से भी होता है, ओके, जड़ से भी होता है और पत्तियों से भी के भी सतह से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पत्तियों पे जो रंध्र पाए जाते हैं वहीं से होता है। इन रंध्रों की पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता नहीं होगा तब इसको बंद कर लेगा। और छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका का एक कार्य है, यानी गार्ड सेल। गार्ड सेल को बोलते हैं द्वार कोशिका। ठीक है, द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाता है। याद रखना, यहाँ अंडरलाइन कर लो। और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल सिकुड़ता है तो छिद्र बंद हो जाता है, यानी स्टोमाटा छिद्र का बात यहाँ पे हो रहा है। नीचे वाला पूरा लाइन अच्छे से अंडरलाइन करके समझ जाओ कि मतलब जब जल अंदर जाएगा तो वो फूल जाएगा और बंद हो जाता है। ठीक, और जब बाहर जाएगा तो सिकुड़ जाएगा क्योंकि ख़त्म हो जाता है। कौन? स्टोमाटा का बात हो रहा है। और कौन अंदर खोलेगा और बंद करेगा? तो गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका। अब यहाँ पे हम लोगों को ये पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। सबसे आते हैं विषम पोषी पे, यानी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित हैं।
भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। जीव में भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है, मतलब अलग अलग है, दोनों प्रकार के भोजन का विगम का तरीका भिन्न भिन्न है, अतः गाय व शेर किसी पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अन्य युक्तियां हैं, जबकि कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, तब उसका अवशोषण करते हैं। ठीक, अभी टोटल चीज़ हम समझाएंगे। फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। मतलब जैसा जीव है वैसा उसका पोषण का स्तर है, वैसा उसका सिस्टम बना हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो बाहर से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, कुछ बाहर से और अंदर से। अंदर का मतलब जो वातावरण में अगल बगल मौजूद है उसी से काम चला लेते हैं। अब शेर है मांस खाता है, लेकिन गाय है घास खाती है। हम लोग क्या है, हम लोग ओमनीवोरस है, दोनों खाते हैं। तो जैसा जैसा जीव वैसा वैसा उसका पोषण का स्टाइल। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये सब चीज़ आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्वपोषी क्या है, विषमपोषी क्या है, परपोषी क्या है। ठीक, जीव द्वारा किसी भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाना तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। ठीक, अभी हम बताए हैं कि जैसा इंसान है वैसा उतना ही खाना खाता है। शेर है तो मांस खाता है, घोड़ा है तो घास खाएगा। हम लोग देखते हैं कि जो लड़के दुबले पतले होते हैं कुछ ज़्यादा वो कम खाते हैं, जो मोटे होते हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं। तो शरीर की अभिकल्पना, कार्यशैली, पाचन, ये हर चीज़ कहीं ना कहीं उसके आकार पे, उसके क्षमता पे, उसके लाइफ स्टाइल पे निर्भर करता है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे शानदार चीज़ जो पढ़ना है वह है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। मतलब चलो भाई ठीक है, लेकिन पोषण करते कैसे हैं? क्योंकि भोजन उनके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीव में पाचन तंत्र भी भिन्न है। अभी जो बताए हैं, एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण तरह से लिया जाता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ाने के लिए 7 विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुल जैसी अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे, अमीबा से क्वेश्चन हरदम होता है। यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संकलित होकर खाद्य रिक्तियां बनाता है। देखिए ये इसका अमीबा का फोटो देखिए, देखिए ये इसका है। इसको पदार्थ या कूटपाद या इंग्लिश में इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। अमीबा का ये भोजन का स्तर है। देखिए चित्र आपके बुक में होगा, अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा तो। ठीक, रिक्तियों के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तारित हो जाते हैं। विसरित मतलब फैल जाते हैं। बचा हुआ अपचय पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम एक अकोशिकीय जीव है, यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक, अमीबा के बारे में हो गया। कूटपाद के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पछाव की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका के पूरी तरह से ढके होते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, पैरामीशियम और अमीबा, ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्टिव में आपको लिखने के लिए आएगा कि अमीबा का पोषण की प्रक्रिया को बताइए या पैरामीशियम अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। दोनों में से कोई एक हरदम आता है, घबराना नहीं है, हम एकदम बताएंगे। तो अभी तक हमने स्वपोषी, विषमपोषी तथा मनुष्य नहीं, जीव अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं तक हम लोगों ने पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मनुष्य में पोषण को पढ़ेंगे। अभी हम लोग जीव के बारे में पढ़ रहे थे, अब मनुष्य के बारे में पढ़ना है। आराम से चीज़ों को समझते हुए चलना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। और ध्यान में रखिएगा, अभी हम आपको एक बात बता रहे हैं कि पूरे वीडियो के दौरान आपको कोई भी शब्द समझने में दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखने का आदत डाल लीजिए, आपको किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। उसके बाद जो लड़के परेशान रहते हैं कि सर
इंग्लिश मीडियम में हम हैं, हम हिंदी मीडियम में हैं, तो अरे यार इंग्लिश में भी तुमको समझना तो हिंदी में ही ना है। हम इंग्लिश और हिंदी जहाँ जहाँ हिंदी का शब्द है वहाँ इंग्लिश वाला शब्द भी इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो देखो बाबू, जो लड़के इंग्लिश और हिंदी को लेकर परेशान हैं उनके लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। और ऑब्जेक्टिव भी जब हम करवा रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में हम बता रहे हैं। भले ही कंटेंट हिंदी में होता है लेकिन हम बताते हैं कि कूटपाद लिखा है तो कूटपाद को इंग्लिश में सूडोपोडिया बोलते हैं। अरे यार हम खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं लेकिन हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो जब हम तुम लोगों के लिए थोड़ा सा मैनेज नहीं मतलब कर रहे हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो। तो बस यही बात है, और परेशान नहीं होना है। और देखिए, जो लड़के परेशान है कि सर थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ा दीजिए थोड़ा हिंदी भी पढ़ा दीजिए, तो अभी सोशल साइंस का सभी सब्जेक्ट जो 4-5 है वो चल रहा है और एक तरफ साइंस चल रहा है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। पहले ये 2 सब्जेक्ट हम लोगों का आधा कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्टिव यानी पाठ तक, और इसका ऑब्जेक्टिव। देखिए कैसे कैसे कंप्लीट होगा हम बता रहे हैं। पहले पाठ पढ़ना है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या मतलब, पाठ आप पढ़ लेंगे ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो आप इतना मजबूत हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस इतना बेहतर हो जाएगा कि सब्जेक्टिव के बारे में आपको टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और हम सब्जेक्टिव के लिए अभी से बता दे रहे हैं कि हर प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ से प्रत्येक विषय का क्वेश्चन गेस करेंगे, बताएंगे, और उसको आप जहाँ भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं ट्यूशन में पढ़ रहे हैं आप उसको लिख के याद ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर नहीं होगा तो बताइएगा, हम लिखा लिखाया हुआ आपको भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। और जो लड़के आज पहली बार हमारे क्लास को ज्वाइन किए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन सूचना यहीं पे दिए जाते हैं। और साथ ही अगर आपको कुछ पूछना है हमसे कि सर इस चीज़ में ये समस्या आ रहा है, तो हमसे इंस्टाग्राम पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। अब आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, तो उसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में अगस्त के बाद जब हम सब्जेक्टिव का सीरीज शुरू करेंगे तो केवल सब्जेक्टिव ही चलेगा, तो वहाँ आपको हर चीज़ करवा दिया जाएगा। परेशान मत होइए, जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से बस पढ़ाई करते चलिए। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जो समस्या होगा कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।